बहुत ही मजेदार आज का विषय। वैसे तो रोज के विषय ही, हाँ रोज के विषय मजेदार, लेकिन फिर भी आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, आज के विषय की, जिसका नाम है जनरेशन गैप। क्या नाम है? वर्तमान युग की सबसे विकटतम बनी हुए, हर घर के हर व्यक्तियों की लगभग असर करने वाले सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या यानी जनरेशन गैप का प्रॉब्लम। और आज इस जनरेशन को भी समझेंगे, उसके गैप को भी समझेंगे, उसके कॉजेस को भी समझेंगे, उसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। कोई भी बात को ओवरऑल से चारों तरफ से जब उसका स्टडी करने में आता है, तब जाकर के कुछ कंक्लूजन निकलता है, कुछ हल निकलता है। और यहाँ सबसे पहले शास्त्र वचन से शुरुआत करें। जैन आगम सूत्र क्या बात बता, एक छोटा सा शब्द गैप। गैप मीन्स स्पेस, अंतर, डिस्टेंस। अंतर कह दो, डिस्टेंस कह दो, गैप अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं। शास्त्रों ने अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर 4 प्रकार के गैप बताए। कितने प्रकार के? अनुयोग द्वार सूत्र नाम का आगम यानी 45 आगम में से सबसे अंतिम आगम, और उसके अंदर 4 प्रकार के जब गैप बताए। पहला गैप बताए, पहला अंतर बताए द्रव्यांतर, दूसरा बताए क्षेत्रांतर, तीसरा कालांतर और चौथा भावांतर। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, द्रव्यांतर, क्षेत्रांतर, कालांतर और भावांतर। ये तो शास्त्र के वर्ड हुए, आपको लगेंगे भारी भारी वर्ड है ना, क्योंकि यहाँ शाम की जो पब्लिक रहती है उनके सब शास्त्र के ज्ञानी रहे, ज्ञाता रहे, ऐसा तो है। और यहाँ इसलिए अब इसको सिंपल वे के अंदर बोलो। द्रव्यांतर यानी वस्तुओं के बीच का डिस्टेंस। दो वस्तु हैं, एक यहाँ पड़ी एक वहां पड़ी, वस्तुओं के बीच का जो डिस्टेंस है उसे द्रव्यांतर कहते हैं। दूसरे नंबर में क्षेत्रांतर यानी एरिया, प्लेस, उसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि हैदराबाद से बॉम्बे कितना किलोमीटर का डिस्टेंस, हाँ, तो ये क्षेत्रांतर हुआ। कालांतर यानी पुराना समय की बात है और आजकल की बात है। कोई लोग कहते हैं मुझे हंसी मजाक के अंदर कि महाराज जी आप सुबह सुबह पुराने समय की बात करते हो, शाम को 2-in-1 गाड़ी चलती। तो ये कालांतर यानी पुरानी बातें और नई बातें। और चौथे नंबर के अंदर भावांतर बताया। भावांतर यानी विचारों का डिस्टेंस, विचारों का अंतर, उसे भावांतर कहते हैं। जनरेशन गैप और कुछ भी नहीं है, दो व्यक्तियों के बीच का, घर के सदस्यों के बीच का, बड़ी और बच्चों, सीनियर और जूनियर, ये दोनों के बीच का क्या है? विचार भेद। और आज इस विचार भेद को भी देखेंगे और इसके कारण को भी जानेंगे। कोई एक छोटा सा सवाल पूछ लो, कोई भी, व्हाटएवर, XYZ, और एक ही एज लिमिट के 3 व्यक्तियों को खड़ा कर दो और एक नया सा अटपटा सवाल उनको पूछ लेने में आवे ना, तीनों के जवाब कैसे होंगे? हाँ, एक ही जनरेशन के हैं, एक ही उम्र के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही स्टेजेस के हैं, फिर भी हो सकता है कि तीनों के जवाब के अंदर अंतर होगा। जब एक जनरेशन के भी जवाब मैच नहीं हो पाते हैं, आपके घर में तो 3 जनरेशन है। कितनी है? हाँ, दादाजी और दादी, मम्मी और पापा सेकेंड जनरेशन, और घर के जो छोटे बच्चे हैं 15, 16, 17, 18, 20 साल के, ये तीसरी जनरेशन। एक ही घर के अंदर जो एक पीढ़ी के आपस के विचार जो मेल नहीं खाते हो, पति और पत्नी एक ही जनरेशन है। ऐसा तो नहीं है कि 60 साल का पति रहे और 20 साल की पत्नी रहे, ऐसा तो नहीं है। जनरेशन एक ही है, फिर भी कभी कभी क्या हो जाता है, अब एक ही जनरेशन के होते हुए भी जो उनके विचारों में गैप आ जाता है, तो अपने घर में तो 3 जनरेशन है। 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के दादा दादी हैं, 40, 45 और 50 साल के मम्मी पापा हैं, और इसका लड़का 15 साल, 18 साल, 20 साल का लड़का है। तीनों के अंदर विचार के क्या होने वाले हैं? गैप तो होने वाला है।
विचार का गैप तो होने वाला है। और आज का प्रवचन शुरू करो ऑफिशियली, उससे पहले एक बात, बड़ी बात क्लियर वर्ड में बोल देना चाहूंगा, क्लियर वर्ड में समझा देना चाहूंगा। ऐसा आप जो मान लेते हो कि ऐसा कोई चमत्कार हो जावे, ऐसा कुछ तो मिरेकल्स हो जाए कि हमारे घर में से जनरेशन गैप निकल जावे, इट इज नॉट पॉसिबल। ये कदापि शक्य नहीं है। जनरेशन गैप कभी निकलता नहीं है, कम जरूर हो सकता है। समझ में आ रही है बात? निकलेगा नहीं, पर कम जरूर होगा। और कम कैसे होगा, आज उसकी बात करनी है। एक छोटा सा उदाहरण, एक लगभग 65-70 साल की उम्र के सासू माँ, लाडले सासू माँ, प्यारे प्यारे सासू, क्यों हंस रहे हो? कि सासू माँ लाडले नहीं हो सकते हैं, प्यारे प्यारे नहीं होवे? बोलो तो सही, हुए तो बोलो, होते हैं? अपनी मम्मी जो प्यारी हो सकती है, अपनी मम्मी जो अपने को लाडली हो सकती है, तो सासू भी आखिर तो क्या है, अपने पति की माँ है क्या नहीं? तो अपनी मम्मी अपने लिए प्यारी है, तो अपने पति की मम्मी अपने लिए प्यारी है क्या नहीं? देखो सब बहुएं नहीं बोलती। आप बोलो तो सही, दिल खोल के तो बोलो, भले मानो नहीं मानो दूसरी बात है, बोलो तो सही होठ से तो। और यहाँ एक ऐसे लाडले से प्यारे से सासू माँ आए और आ करके कहने लगे, महाराज जी, मुझे आके कहने कहा कि आप लोगों की घर घर की रामायण है ना, कहाँ ओपन होती है? मेरे पास ना सब रिपोर्ट मिलते हैं। आप यहाँ हैदराबाद के अंदर 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल से रहते हो, आपको शायद किसी के घर की बात नहीं पता रहेगी। मैं आया 6 महीने भी नहीं हुए, 4 महीने हुए, 2 महीने चौमासे के, 2 महीने पहले 4 महीने हुए। 4 महीने में आपके घर की, हाँ, आपके घर की बात सब पता चल जाए। तो यहाँ वो सासू माँ आए, लाडले लाडले प्यारे प्यारे सासू माँ आने के बाद वो कहने लगे, महाराज जी, मेरी बहू तो है, इतनी आलसू की है, इतनी आलसू है, इतनी आलसू है, छुट्टी का दिन रहे 7 बजे से पहले उठे। अरे महाराज जी काम कर, उसमें भी मुझे बोलने दो फिर। तो यहाँ वो सास कहने लगी, इतनी आलसी है, 7 बजे से पहले छुट्टी के दिन में कभी उठती नहीं। वो तो मजबूरी से बच्चों का टिफिन बनाना रहता है ना, इसलिए कितने बजे उठना पड़ता है? 6 तो बजे तो तू उठता है, तेरी मम्मी तो उससे पहले उठ। हाँ, तो यहाँ वो इतनी आलसू है कि 7 बजे से पहले छुट्टी के दिन में उठती नहीं है, और उठने के बाद भी हर काम इतना बादशाह बेगम की तरह करती है, धीरे 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 धीरे, मर्जी पड़े उसमें भी 1, 1:30, 2 बज गए तो उसकी बैटरी क्या हो जाए, हाँ, बैटरी लो हो जाती है। उसको चार्जिंग करने के लिए 1 घंटा तो क्या करना पड़ता है, 1 घंटा तो सोना पड़ता है। महाराज जी, हम भी है ना शादी करके आए थे, वो मुझे कह रही है सास, वो सास कह रही है मुझे कि महाराज जी, हम भी शादी करके जब नए नए आए थे ना, हम तो पता है आपको कितना काम करते, भावना बिन करते थे, नहीं करते थे। तो यहाँ हम कितना काम करते थे, सुबह कितने बजे उठ जाते थे? अच्छा, 4 बजे तो उठ जाते थे, और 4 बजे उठ करके रसोई का, पानी का, बाकी कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, हाथों से लगाकर इसी थक्का सारे का सारा काम हम करते थे। 1 मिनट की फुर्सत भी मिलती, और मेरी बहू तो सीधा फुर्सत मिले फ्री बने, और हाथ में वो भी पता। तो ऐसी बातें सीनियर के तरफ से जब आती हैं तो विचार होता है। देखो, एक मजे की बात है, मेरे भगवान ने 5 प्रकार के स्वाध्याय बताए, वाचना, पृछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा। ये शास्त्र की बात बोला हूं, इसलिए थोड़े से वर्ड आप लोगों के लिए नए होंगे, लेकिन वो भी बीच बीच में कहने जरूरी है। वाचना यानी कि सुनना, गुरु महाराज से आपने कुछ सुना, अच्छी बात, धार्मिक बात, पॉजिटिव बात आपने सुनी। पृछना, स्वाध्याय का दूसरा प्रकार पृछना, उसमें कुछ आपको नहीं पता चला, कुछ आपने सुनने में कुछ बात आपकी रह गई, तो गुरु महाराज के पास में पर्सनली जाकर के, कल महाराज जी आपने ये बोला तो वो मेरे दिमाग में नहीं बैठा, मुझे समझ में नहीं है, जरा आप मुझे क्लियर करो। तो वो स्वाध्याय का दूसरा प्रकार हुआ पृछना। तीसरा प्रकार का स्वाध्याय परावर्तना, रिवीजन, रिपीटेशन।
एग्जाम आने से पहले बच्चा भी बुक को क्या कर लेता है, एक बार रिवाइज कर लेता है। रिवीजन रिपीटेशन, जो आपने प्रवचन के अंदर सुना है, 1 घंटा यहाँ सुना है, आपने जो शायद नोट डाउन किया होगा या तो खोपड़ी के अंदर डाउन किया होगा, तो ये डाउनलोड किया हुआ जितना भी माल मसाला दिमाग के अंदर है उसको क्या करना है, हाँ 1 बार 2 बार 3 बार या तो वो सोच लेना या तो किसी को बोल देना। बोलने से वो चीज क्या हो जाती है, हाँ सोचना से ज्यादा अच्छा वो किसी को बोल दो तो एकदम याद रह जाएगा, और बोलने से भी ज्यादा अच्छा है जो सुना वो सोच करके लिख लो तो एकदम फिट हो जाएंगे। स्वाध्याय का ये तीसरा प्रकार। स्वाध्याय का चौथा प्रकार है अनुप्रेक्षा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये चौथा प्रकार का स्वाध्याय, दैट मीन्स जो आपने सुना, जो आपने समझा, उसके गहराई के अंदर चले जाओ, डीप में जाओ, उसके चिंतन में जाओ, नया कुछ आपको भी मिलेगा। मैं तो यहाँ आपको 1 घंटा ही कहता हूं, लेकिन आप घर पे जाकर के इस 1 घंटे की एक बात को भी सोचोगे, सुनोगे, समझोगे और उसके बारे में चिंतन करोगे तो उसमें से नए नए मोती आपको निकलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो समंदर के जैसा, इसमें जितना अंदर गोता लगाएंगे ना इतने ज्यादा मोती मिले। लेकिन गोता लगाना पड़े, अंदर जाना पड़े, डूबना पड़े। ऐसा नहीं 9 से 10 1 घंटा सुन लिया, 10 बज गए, 10:05 हो गए और उठ करके मंगलिक हो गया तो चलते बने वापस, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, वापस दूसरे 9 बजे आए तब जाकर के बैठे। ऐसा मत करो। स्वाध्याय का चौथा प्रकार अनुप्रेक्षा और 5वां है धर्म कथा। तो यहाँ जब भी कोई बात मेरे कान पर आती है तो गुरुदेव ने पहले से सिखाया कि सोचो, चिंतन करो। मैंने पहले कहा था हाईवे के रोड से हम गुजरते हैं ना, तो सुबह सुबह ट्रकें भी गुजरती हैं, विहार करते हैं सुबह 7 बजे, 8, 7:30 बजे, 8 बजे। उस समय ट्रकों का भी हाईवे के रोड के ऊपर आगमन ज्यादा रहता है और हर ट्रक के पीछे कुछ न कुछ, हाँ क्या क्या लिखा होता है, बस आपको वही दिल सोचता है, बुरी नजर वाले तेरा, हाँ और क्या लिखा होता है, हाँ धीरे धीरे चलोगे तो घर पे मिलेंगे, तेज चलोगे तो हरिद्वार में मिलेंगे, और सोच का सोच साथ क्या जाएगा, और तो ऐसे एक्सेट्रा 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 आदि 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 बहुत सारे वर्डिंग्स लिखे होते हैं। एक सेंटेंस लिखा होता है देखो मगर। आपने इसके बारे में क्या सोचा, इसका मतलब कैसे लेते हो, बोलो। देखो मगर लाइन मारनी और यहाँ हर चीज को देखने के दोनों ही एंगल होते हैं। भोगी की दृष्टि अलग होती है, योगियों की दृष्टि अलग होती है। दुर्जन अलग ढंग से देखता है, सज्जन अलग ढंग से देखता है, संत अलग दृष्टि से देखता है। और यहाँ सेंटेंस एक का एक है, देखो मगर प्यार से। और इस एक चिंतन, एक इस वाक्य के ऊपर जब चिंतन चला, एक पूरे 200 पन्ने की बुक क्या कर दी एक वर्ड के ऊपर। तो यहाँ बात वो लाडले लाडले प्यारे प्यारे सासू माँ की आए। सासू माँ ने कंप्लेंट की, किसके, बेटी की। तो करे कोई माँ अपनी बेटी की कंप्लेंट करे, कोई नहीं करे। बेटी की कंप्लेंट कोई नहीं करे। यहाँ बहू की कंप्लेंट आए, बहू लेट उठती है, बहू कामचोर है, बहू आलसी है। अरे पियर में उसको किसी ने कुछ सिखाया, हम इसकी जगह थे, नए नए आए थे तो हम तो इतना करते थे, ये करते थे, वो करते थे। और यहाँ एक बात सुन लेना, न सिर्फ सुनना, समझ लेना, आपका जमाना मानते हो, आपका जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। आपके जमाने के अंदर काम वाली बाई थी, अब काम वाली बाई जब थी नहीं तो बट ऑब्वियसली है कि कपड़े भी खुद को धोने, वॉशिंग मशीन था, कपड़े भी खुद को धोने, बर्तन भी खुद को मारने, पोछा भी लगाना तो खुद को लगाना। अरे वो जमाना तो था जब आप नए नए शादी करके आए थे ना, आज से 30 साल 40 साल पहले, तो उस समय खाकरे भी बाहर ऑर्डर से मंगाते थे, नाश्ते के पैकेट फरसाण भी बाहर से आता था।
तो पूरा दिन तो काम में कहाँ निकल जाता था वो पता न चला। आपकी बहू उस जनरेशन से आई है, उस टाइम से आई है जहाँ आपके घर में वॉशिंग मशीन भी हाजिर है, जहाँ आपके घर में डेली काम वाली बाई भी आती है, और जहाँ आपके घर के अंदर नाश्ते फरसाण खाकरे आदि आइटम अब उसके पास टाइम है, आप बिजी थे। तो वो माहौल बदला है, आपको वो माहौल दिखता नहीं। आपको दिखता क्या है? मेरी बहू लेट उठती, हम तो 5 बजे उठते थे, वो तो 7 बजे उठती। तो यहाँ आप पुनिया ही लेकर के आइए, क्या बात है, सिक्सर लगा दिया भावना में। हाँ, वो हमारे धनजी भाई कह रहे सास भी कभी एक एक धुरंधर बैठे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, दोनों बाजू पुरुषों में महिलाओं में सब धुरंधर है। तो यहाँ अपनी बात चल रही है जनरेशन गैप आया किस लिए? जनरेशन गैप आता है दो अलग अलग विचारधाराओं में। वो व्यक्ति एक विचारधारा व्यक्ति उस जिस माहौल में बड़ा हुआ है, उसके आसपास के सर्कमस्टेंसेस, उसकी आसपास की परिस्थितियां जो थी वो अलग थी, उसका एजुकेशन और एजुकेशन लेवल जो था वो अलग था, उसकी पालन पोषण की जो पद्धतियां थी उस समय की अलग थी, उस समय मान मर्यादा रीत रस्म अलग था, और वो सारी चीजों का प्रभाव उसके दिमाग के ऊपर, उसके लाइफस्टाइल के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर आया। बड़ों से संस्कार मिले थे कि रोज मंदिर जाना चाहिए, रोज दर्शन करना चाहिए, कहना नहीं पड़ता था। घर ज्वाइंट फैमिली थे और ज्वाइंट फैमिली के अंदर हर रोज हर व्यक्ति मंदिर जाता था। ज्वाइंट फैमिली में से बदलता हुआ समय नॉर्मल फैमिली बने, और आजकल तो नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया माइक्रो फैमिली। पता है माइक्रो फैमिली किसको कहता है? छोटा परिवार को नॉर्मल फैमिली के पहले आपके चाचा चाचे यानी देवर देवरानी जेठ जेठानी सासू बहू ये पूरा परिवार 10 12 15 जने सब साथ में, उसके बाद में नॉर्मल फैमिली आई जो आजकल हैदराबाद में है। नॉर्मल फैमिली में नहीं 4 जने तो ना व्याख्यान में रोज आया कर, बहुत मजा आती है। तो यहाँ 4 जने, इसकी बात सही है। तो आए हस्बैंड एंड वाइफ और उनके 2 बच्चे या 1 बच्चा जो भी है व्हाटएवर, सो तो उनका परिवार वो अलग रहने हो सेपरेट रहने गया, वो सेपरेट रह करके उनका नॉर्मल फैमिली। अब माइक्रो फैमिली का नया कॉन्सेप्ट, माइक्रो तो बच्चा कहाँ जाए? माइक्रो फैमिली का नया कॉन्सेप्ट, बच्चा स्टडी करने के लिए अब्रॉड गया हुआ है, बच्चा स्टडी करने के लिए अब्रॉड गया हुआ है, वहीं रहा, वहीं सेटल हो गया। लाड़ी भी कहाँ की लेके आया? हाँ, यहाँ की भी हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल, और बाहर की भी हो सकती है, व्हाटएवर। तो वहां वो लंदन में बसा है, लंदन में उसने एमबीए किया, लंदन में उसने मास्टर्स की डिग्री लिए, लंदन में सेटल हो गया। अब वो वापिस इंडिया रहने के लिए सेट होने के लिए आएगा नहीं, वो वहीं सिट हो जाएगा। घर का एक लड़का, बेटी तो पहले ही ससुराल चली गई, अब एक लड़का था वो भी लंदन सेटल हो गया। अब यहाँ जो 4 जनों की फैमिली थे, मम्मी पापा लड़का और लड़की, उसमें भी कितने हो गए? माइक्रो फैमिली का कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो यहाँ विचारों का भेद तो आना स्वाभाविक। एक मजे की बात, घर के जितने मेंबर है ना, अभी मान लो कि 4 मेंबर, अभी 4 की बात करें, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ ज्वाइंट फैमिली वाले बहुत कम हैं और माइक्रो फैमिली वाले भी कम होंगे। मेजॉरिटी किसकी है? नॉर्मल फैमिली। तो आप घर के 4 मेंबर, मम्मी पापा लड़का और लड़की, मान लेते हैं 4 मेंबर। तो पापा को सबसे ज्यादा प्यार किसके ऊपर होगा? अच्छा, बेटी के ऊपर। और माँ को सबसे ज्यादा प्यार? अच्छा, ऐसा होगा। तो यहाँ मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार बेटे के ऊपर है, पापा को सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी के ऊपर है। अब विधि की विचित्रता देखो, कुदरत का खेल, कुदरत का करिश्मा देखो। पापा अपनी बच्ची के ऊपर अतिशय स्नेह है, अतिशय लगाव है,
अपन भले कितना भी कहे मेरे लिए तो दोनों समान है, मेरे लिए तो दोनों समान, फिर भी कहीं ना कहीं तो मन के अंदर वो भाव आ ही जाता है। और यहाँ लड़के को, पापा को लड़की के ऊपर ज्यादा प्रेम है, ज्यादा अटैचमेंट है, लेकिन अंदर से प्रिपरेशन भी है। दीकरी तो बार की, हाँ, दीकरी ने गाय दोरे त्या जाए, दीकरी तो पार की थापण कहवा। तो यहाँ एक समय था कि दीकरी और गाय दोनों समान कहलाते, आजकल तो है ना सेम जैसी। तो ये कहावत हो गई थी कि बच्चा, ये पापा मेंटालिटी उनकी क्लियर है, मन से वो समझ रहे हैं ये मेरी लड़की मेरे घर में, मेरे पास में 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल रह गए, आखिर तो वो मेंटली धीरे धीरे थोड़ा प्रिपेयर होने का वो कोशिश करते हैं कि ये लड़की मेरे से अलग होने वाली है, दूर जाने वाली है। और वो जब ससुराल के अंदर जाती है, शादी होती है, पापा को अफसोस होता है। शादी भले रंगे चंगे करते, उत्साह उमंग से करते, लेकिन दिल रोता है। लेकिन उन्होंने पहले से माइंड सेट करके रखा है कि दिकरी लड़की है तो ससुराल जाएगी। लेकिन ऐसा माँ के साथ नहीं होता। माँ का सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपने लड़के से होता है। माँ समझती है लड़का मेरे साथ ही रहेगा। माँ की मेंटालिटी है, बचपन से जन्म मैंने दिया, इसको बड़ा मैंने किया है, मिलाया धुलाया खिलाया पिलाया सब कुछ मैंने किया है, पढ़ाई भी मैंने कराई है, ये बेटा मेरे साथ में रहेगा। धीरे धीरे बड़ा हुआ, माँ को पता है बेटा तो मेरे साथ में रहेगा, और बेटा मेरे साथ में रहेगा, उसमें थर्ड पार्टी आती है। अब जो 100% माँ का प्यार अपने बेटे के ऊपर था, अब बेटे के प्यार का क्या हो गया, 50-50 हो गया। बेटे को तो बहू को यानी उसकी पत्नी को भी देखना है, उसकी माँ को भी देखना है। प्यार का जो रेशियो था वो डिवाइड हो गया, 50-50 हो गया। अब अचानक सडनली शादी हुई और प्यार का रेशियो माँ का आधा हो चुका, क्योंकि आधा हिस्सा पत्नी ने ले लिया। मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि मेरा बेटा के ऊपर और कोई हक जतावे, बस मानसिकता नहीं थी मेरा बेटा मेरे पास रहना चाहिए, मेरा होना चाहिए। पिता की मेंटालिटी थी मेरी बेटे ससुराल जाएंगे। पिता को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, माँ को प्रॉब्लम हुआ। बहू आए और फिर थोड़ी सी भी कुछ भी खिटपिट हो गए, बेटा ज्यादा समय जो बहू के पास बितावे तो माँ की शिकायत है क्या आगे पता है, मेरा बेटा तो बिल्कुल ऐसा पहले, हाँ आपका बेटा था ऐसे बोल दो, पहले तो बिल्कुल है मेरा बेटा ऐसा नहीं था, ये तो सब वो आई और उसने नहीं, झूठ बोलता रहा तो बोल देना। माँ की ये मेंटालिटी है, मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं बोलता था, कभी ऐसा नहीं करता था, मैं जो बोलूं वो करता था, मैं जहाँ बोलूं ऐसा रहता था। और जब से ये आई है, अब क्या पता इसने, यानी आजकल बहुओं को जादू करना आता है, बहुएं सब जादूगर आ गई आपके घर में। तो देखो कितनी मेंटालिटियां, कोई भी परिस्थिति को हम नॉर्मल वे के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये ना तो बहू ने कुछ भी किया है, बहू ने मात्र उसकी गृहस्थी जीवन को जीने का काम किया है। अब दोनों की बहू आई है, पत्नी की पति की अर्धांगिनी बन करके आई है। आधा अंग शास्त्रों ने कहा कि धर्म पत्नी तो अर्धांगिनी कहलाती है, सुख के अंदर भी हिस्सा लेने वाली, दुख के अंदर भी हिस्सा लेने वाली। अब वो माँ को स्वीकार भाव होना चाहिए था कि ठीक है, अब तक मैंने देखा, मैंने संभाला, मेरे कर्तव्य जिम्मेदारी अदा की, अब उनका जीवन है, उनकी लाइफ है, उनके हिसाब से रहना। लेकिन वो मेंटालिटी एक्सेप्टेंस नहीं कर पाती, मानसिकता नहीं बन पाती है। और थोड़ा भी कुछ भी होता है और तुरंत पूरे का पूरा गलती का दोष का टोपला किसके ऊपर आवे, कुछ भी नहीं किया हो तो भी। इसका मतलब ये मत समझना कि आज मैं हर बात बहू का ही सपोर्ट करूंगा, सास की हर बात को काटूंगा। मेरा कहने का आशय ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमेशा बहू ही सही रहती है, सास गलत रहती है। और मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा हमेशा सास ही सही रहती है, बहू गलत रहती है। बस दोनों परिस्थितियों के अंदर देखने का आपका नजरिया कैसा है उसके ऊपर डिपेंड। अब एक छोटी सी बात आप लोगों के लिए, अब तो इनकी बात करें तो आप लोगों को मजा आ रही है। हाँ। यहाँ
जब घर के अंदर सास और बहू दोनों की किचकिचें शुरू होती है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा बहुत करते हो, कभी कभार करते, रोज रोज तो नहीं लड़ो। बोलो तो सही, हाँ के ना तो बोलो। हाँ, 8 दिन 10 दिन 15 दिन मौका देख करके चौका लगाते हो। तो आप तो चौका लगाते हो, लेकिन हालत किसकी खराब हो जावे? देखो अनुभवी बोल रहे। तो सूढ़ी के बीच में सुपारी, सास और बहू लड़े, उसमें हालत किसकी खराब होवे? बेटे की होवे, कारण के उसकी हालत सूढ़ी के बीच में, एक बाजू पत्नी है, एक बाजू माँ है, ना माँ को कुछ बोल सके, ना पत्नी को समझा सके, बेचारा टेंशन पे टेंशन, ब्लड प्रेशर क्या हो जावे। और ऐसी परिस्थितियां आप लोगों के बीच में बनती। पापा और बेटा, पापा हैं 50-55 साल के, दुकान जमाई हैदराबाद में, उन्होंने नौकरी से शुरुआत की और नौकरी से शुरुआत करने के बाद खुद का काम चालू किया, खुद की दुकान सेटल किए और आपको पढ़ाने के बाद आपको अपने दुकान के अंदर ही छोड़ दिया, सेट कर दिया। अब आपके पिताजी ने कठिनाइयां देखी, आपके पिताजी ने संघर्ष देखे, आपके पिताजी यहां से मान लो कि नारायणगुड़ा तक भी जाना रहता तो हो सके कि पैदल जाते थे, लेकिन आपको यहाँ से ये सामने गुजराती पटेल भवन जो समाज भवन है, प्रगति भवन, वहां भी जाना है तो क्या चाहिए? तो भी ये चाहिए। यहाँ से पैदल भी वहां तक नहीं जाना, 1-2 गली भी अपने को चलना नहीं है। आपके पिताजी की परिस्थिति अलग थे, वो अलग माहौल के अंदर उन्होंने दुकान जमाई है, उनका धंधा करने का, उनके बिजनेस की पॉलिसी डेवलप करने का जो विचार था, वो पूरा कॉन्सेप्ट अलग था। आप एडवांस में एमबीए पढ़े हुए, आप बीकॉम पढ़े हुए, आप कॉलेज में गए हुए। आपके पापा कॉलेज में गए नहीं गए थे, और आप सब हाईली एजुकेटेड, वो 25 साल का लड़का या 30 साल का लड़का अपने पापा के साथ में एक ही दुकान पर बैठा है। पापा के अपने को बिजनेस में ये पॉलिसी करनी है, धंधा ऐसे एक्सपांड करना है, दिमाग बच्चे के दिमाग में खोपड़ी में बात बैठी नहीं, ना पापा आम नहीं आने, आपने आम करी। और फिर दोनों पापा और लड़का दोनों के बीच में क्या हो गए? खिटपिट हो गए। और खिटपिट तो भले आप दोनों के बीच में होती है, सूढ़ी के बीच में सुपारी किसके होती है? आप मत बोलो, इनको बोलने। घर के फोकट की सलाह दे रहा हूं, लेकिन फोकट की नहीं है, 1 करोड़ तक की बात, करोड़ रुपए की बात आपको बता रहा हूं। घर के मैटर को कभी दुकान तक मत पहुंचाना, दुकान के मामलों को कभी घर में उसको चर्चा का विषय मत छेड़ना, न घर के रहोगे। सब कुछ पता है, फिर भी गलतियां कर। घर में कुछ हुआ 2 देरानी जेठानियों के बीच में, और वो दुकान तक पहुंची, 2 पार्टनर भाई, और भाई के रिलेशन में अंदर में दूरियां आती हैं। 2 भाइयों के बीच में दुकान पर कुछ बिजनेस की बात को लेकर के खिटपिट हो, यार वो बिजनेस की बात जो आपके बेडरूम तक आ गए, तो घर के अंदर भी दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? दोनों की खिटपिट हो जाएगी। ये बाप और बेटा दोनों के जो झगड़े होते हैं, दोनों के अनबन होती है, दोनों का विचार जब मेल नहीं खाते हैं, सबसे ज्यादा पिसाई किसकी होवे? माँ की होती है। न पति को कुछ बोल सके, पति अपनी बात को अपनी पत्नी के जरिए बेटे तक पहुंचाता है, और बेटा डायरेक्ट पापा से तो बोल नहीं सके, पापा का दिमाग गरम रहता है। तो यहाँ जितने पापा है ना, मेहरबानी करके अपना दिमाग को कभी गरम रखना, दिमाग को गरम मत रखना कि आपके बच्चे आपसे डर उठे, आपके बच्चे आपकी एंट्री होवे। हिटलर मुझे याद आता है, और इसलिए याद आता है कि हिटलर जिस गली से गुजरता था, उस गली के अंदर बच्चे जो रोते भी रहे ना, तो रोते हुए बच्चे को उसकी माँ कहती थे, चुप बैठ, हिटलर आया। और कई घरों के अंदर ऐसा हमने सुना है कि पप्पा का आने का टाइम जो रहे ना, उससे पहले तो धमाल चकड़े ये वो सब हंसी माहौल का कार्यक्रम रहे, और जैसे पप्पा का आने का टाइम हो जावे, डोर बेल बजे, घर वाले को पता चल जाए कौन आ गया, हिटलर नहीं, पप्पा आए।
तो पापा आ गए और पूरे घर में धारा कौन सी लग जाती है? अब धारा लग जाती है, सारे का सहारा माहौल घर का कर्फ्यू के अंदर चले जाता है। अब फिर सब अपने बच्चा उनके स्टडी रूम में चले जावे, घरवाली उसके बेडरूम में चले जाए, सब माहौल हंसी मजाक का क्या हो जाता है? बिखर जाता है। जिंदगी में पिता बनना, हिटलर बनने की गलती कभी करना नहीं। यहाँ कारण है और कारण के कारण में जब गहरे गए हैं तब देखने, जानने और समझने मिलता है। दो कारण से आज समाज के अंदर तकलीफें बढ़ी है, सामाजिक परिस्थितियां खराब हुए, उसके मुख्य कारण दो समाज के लोगों के अंदर। पहला कारण या तो समझ शक्ति घटी है या तो समाज के लोगों के अंदर सहन शक्ति घटी। चाहे झगड़े दो व्यक्ति के बीच में हो, चाहे झगड़े दो परिवार के बीच में हो, चाहे झगड़े दो संघों के बीच में, समाज के बीच में हो, या चाहे झगड़े जो देश के बीच में हो, समझ शक्ति घटे। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना नहीं आया, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना नहीं आया, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकारना, उसकी नजरिए से, उसके एंगल से देखना नहीं आया। भगवान महावीर ने अनेकांतवाद का, स्यादवाद का सिद्धांत दिया। आप अपने एंगल से सही हो सकते हो, हम हमारे एंगल से सही हैं। तो गलत है और मैं सही हूं, ऐसा कभी होता। तुम तुम्हारे एंगल से सही हो, हम हमारे एंगल से सही हैं। और ये नजरिया जो आ जावे, समझ शक्ति थोड़ी सी आ जावे ना, काम हो जाए। समझ शक्ति कहते किसे? कि छोटी सी बात जूनियरों के लिए, छोटे लोगों के लिए कर देना चाहूंगा। समझ सकती उसे कहते हैं कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग अपने लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही करें। कोई भी बाप ऐसा नहीं सोचता है कि मेरा बेटा दुखी होवे, कोई भी बाप ऐसा नहीं सोचता है मेरी बेटी दुखी होवे, उसकी जिंदगी बिगड़ जावे। ऐसा इस दुनिया के अंदर झोपड़े में रहने वाला, झोपड़पट्टी के अंदर रहने वाला, महीने 5,000 कमाने वाला वो गरीब बाप भी नहीं सोचता है कि मेरा परिवार दुखी है। और इसलिए इतना तो ट्रस्ट रखो अपने परिवार वालों पर, इतना तो भरोसा रखो। ठीक है, आपके साथ उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं वो आपका नुकसान करना चाहते हैं। बस छोटी सी बात है, समझ डेवलप कर लो, थोड़ा समझने की कोशिश करो पापा के एंगल को। पापा क्यों ऐसा मुझे कह रहे हैं, मम्मी मुझे ऐसा क्यों कह रही है, उनके एंगल से, उनके नजरिए से आप जो मम्मी होते, आप जो पापा होते तो आप क्या करते, उस दृष्टि से जो देखने की कोशिश करोगे ना, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ शक्ति को बढ़ाना और दूसरे नंबर में सहन शक्ति को बढ़ाना। सहन शक्ति यानी पेशेंस है। पूछूं आपको, रोज की अखबार देखते हैं, अखबार के पन्ने देखते हैं, सीए की एग्जाम थी, फाइनल एग्जाम, घर वालों का प्रेशर था, पास तो होना ही चाहिए किसी भी हालत में, पढ़ाई भी बहुत की, खूब की, और पढ़ाई करने के बाद वे जब कोई एक सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गया, साल बिगड़ा, तो घर वाले टॉर्चरिंग करते हैं, माँ बाप कुछ कह देते हैं, और थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत क्या लग जावे, तुरंत मिर्ची लग जावे, तुरंत सहनशीलता घटे, तुरंत मन पे ले लेवे, तुरंत मन पे ले लेवे, और तुरंत ऐसा विचारा इससे तो सही बोलना। यहाँ जितने बैठे ना, जितने चाहे नीचे बैठे रहे के ऊपर बैठे रहे, जिंदगी के अंदर आपको कभी ना कभी मरने के तो विचार आए हैं, कोई भी कारण है, एक्स वाई जेड, और मरने के विचार उसी को आते हैं जिसकी सहनशीलता घट गई है। और ये पूर्व के महापुरुषों को याद करो, अपने यहाँ जिंदगी में आ करके कौन से प्रॉब्लम आएंगे, या घर की खिटपिटे, या कजिया क्लेश, आपस के रगड़े झगड़े, इससे बड़ा कुछ होने वाला है? अरे वो महासती 16 महासतियों के जीवनों को देखना, थके मार करके घर से निकाल देने में 12 साल तक दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है। पति ने देखा तक नहीं है, अंजना सती को 22 साल तक देखा नहीं, बातचीत नहीं की है, न जाने कितने कितने विषम कंटक भरे रस्तों आए,
अपनी पेशेंस, अपनी धीरज, अपनी सहनशीलता को छोड़ी और नहीं छोड़ी। इसीलिए तो अब बड़े आदर्श के रूप में 16 सतियों के अंदर उस तमाम व्यक्तित्व को पूजने में आता है। सुखी बनना है, अपनी समझ शक्ति का लेवल बढ़ाओ। सुखी बनना है, अपनी सहन शक्ति का लेवल बढ़ाओ। समय सरकते जा रहा है, दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं, महीने पे महीने गुजरते जा रहे हैं। जिंदगी यूं ही पूरी हो जाए और जिंदगी पूरी हो जाए। जिंदगी जीने के लिए है। मैंने पहले कहा था, गुजरात के अंदर एक लोक कवि हो चुके जो अनपढ़ थे, गंवार थे आपकी भाषा के अंदर, कोई डिग्रीधारी नहीं थे, स्कूल में नहीं गए थे, कॉलेज में नहीं गए थे, लेकिन सहजता से अनुभव का ज्ञान उनके जीवन में उतारा था, उतार के कविताओं के अंदर डाला था। और वो गंगा सती, गंगाबाई उनका नाम था। और गंगा सती ने भोजन लिखी और भोजन के अंदर लिखा, मुझे मारे वो, मुझे मारे वो, मुझे मारे वो रे, अगम अगोचर अलग घड़ी खोजे मारे वो रे। जिंदगी के अंदर कैसे रहना? मस्ती से रहना, अपनी मस्ती से रहना। जीवन नथी जंजाल, जीवन छे जीववा जेवू रे। धक्के मार करके जिंदगी पूरी कर देने जैसे अब माथे पड़ी है। रिलेशनशिप तो जैसे तैसे दिन काटने जैसे निभा करके दी एंड कर देने के लिए जीवन नहीं मिला। और ये पशु का जीवन नहीं है। प्रभु बनने के लिए मिला हुआ, परमात्मा बनने की टिकट का रिजर्वेशन कराने के लिए मिला हुआ ये जन्म है। जीवन नथी जंजाल, जीवन छे जीववा जेवू रे। और जीवन जीने के जैसा है, मजे से जीने जैसा है, मस्ती से जीने जैसा है। तो ये दो चीज अपनानी पड़ेगी, सहन शक्ति अपनानी पड़ेगी और समझदारी का लेवल, मैच्योरिटी लेवल क्या करना पड़ेगा। ऐसा होवे जन्म के पहले दिन से जबान मिल गए, दांत बाद में आए थे। बाद में आए थे, कितने टाइम बाद आते हैं? 6 महीने बाद, 8 महीने बाद में आए थे। और दांत अपन मरेंगे ना, उससे पहले तो एक एक कम होते जाएंगे। जबान तो पहले दिन से आए आखिरी तक रहेगी वे। जन्म के पहले दिन से जबान मिल जाती है, लेकिन उस जबान का कैसे ढंग से उपयोग करना, उसकी कला सीखने में ऐसा होता है कि अक्सर पूरी जिंदगी गुजर जाती है, फिर भी इस जबान पर कंट्रोल कर पाते। मैं तो बड़ों, यहाँ जितने बड़े बैठे हैं ना, उन सबको कहना चाहूं, पहले नंबर के अंदर मैंने पहले कहा था, आज वापिस कह देता हूं, क्योंकि बीच में बहुत दिन निकल गए। जैसे आप घर में दादा बन जाओ, रामजी भाई दादा बने ना, हाँ, जैसे ही अब आप अपने घर के अंदर दादा बन जाओ, अब घर में दादागिरी करना छोड़ देना। क्या नहीं करना? हाँ, घर में दादा बन गए, अब अधिकार का सुख जो है, मैं बोलूं ऐसा होना चाहिए, घर के सब मेंबर मेरी बात माननी चाहिए। अरे वो समय था, मान था, मर्यादा था, रिस्पेक्ट की परंपराएं थी, कुछ भी बोल देते थे, बहुत ऊंचे देखकर मुंडी भी नहीं कर सकती थी, चुपचाप सुन लेना पड़ता था। आज आपके लड़के में है कैपेसिटी, आप एक बोलोगे ना तो सामने से सीधी मशीन गन क्या होगी, धड़ 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 आएगी। अधिकार का सुख को छोड़ने की तैयारी रखना, और ये अधिकार का सुख दादा बनने के बाद भी जो न छोड़ पाए, दादी बनने के बाद भी जो घर में अधिकार जताने का सुख जो न छोड़ पाए, तो घर वालों से धिक्कार खाने की तैयारी रखे। फिर कंप्लेंट आएगी आपकी, बच्चे मानते, बहुएं सामने जवाब सामने बोल देती है। ये कंप्लेंट तब आती है जब 50 के बाद भी 51 वनवास में जाने का समय था, संसार से निवृत्ति लेने का समय था, ये मोह माया से रिटायरमेंट का समय था, फिर भी आपने अटैचमेंट रखा और सामने से रिएक्शन अलग आया, तो माइंड अपसेट हो जाता है। इनके पीछे मैंने इतना इतना किया, इनके पीछे मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, मुझे क्या मिला? यही सुनने मिला। तो ऐसे ये बड़े बुजुर्गों के शब्द तब निकलते हैं जब अधिकार की इच्छा रखते हैं। अधिकार छोड़ दो, घर में रो भले। मैंने कहा संसार सागर ना खाड़ा जड़, दुख ने मानजो पाप ना पर, રહેજો જેમ જળમાં कमल, જ્યાં છો ત્યાંથી પાછો વળ। रहना जो जल में कमल, घर में ऐसे रहो ना
कि रह तो भले सबके साथ में हो, लेकिन सबसे अलग जो हो जाओगे तो बहुत मस्ती से और मजे से जी सकोगे। बड़ों के लिए पहला पॉइंट, छोटों के साथ व्यवहार कैसा करो। नीति शास्त्र के अंदर चाणक्य ने कहा कि घर के अंदर बच्चा जैसे 16 साल का हो जाए, घर के अंदर आपका लड़का या आपकी लड़के 16 साल की हो जाए तो बुद्धि का बेताज बादशाह चाणक्य, इकोनॉमिक्स का ये किंग जिसको अर्थशास्त्र का कहने में आया, ऐसे चाणक्य ने लिखा नीति शास्त्र के अंदर, घर में लड़का या लड़के 16 साल के हो जावे, उसके बाद माँ बाप को उनके साथ में अपना व्यवहार फ्रेंडशिप फ्रेंडली यानी मित्रता भरा करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। कभी फ्रेंडली व्यवहार किया अपने बच्चों से? आपके बच्चों की शिकायतें हैं आपके लिए, बोलो बोलो। हमारी मम्मी तो हम सबके सामने हमको क्या कर देती है, सबके सामने हमारे फैमिली मेंबर रहे, हमारे मेहमान कोई आए रहे और पानी का ट्रे मंगाया, उसमें कुछ गड़बड़ हो गए और मेहमान सब बैठे हैं ड्राइंग रूम के अंदर, हॉल के अंदर, और मम्मी तुरंत क्या कर देती है, तुरंत डांट देती है, इंसल्ट कर देती है। आपका 16, 17, 18 साल का लड़का लड़की को तुरंत क्या लग जाए। कहता हूं बच्चों के बात को काटो मत, सबके सामने, मेहमानों के सामने, उनके दोस्तों के सामने मेहरबानी करके उनसे इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। कितनी कितनी कंप्लेंट से बच्चों की अपने माँ बाप के प्रति है, मम्मी तो हमको समझती नहीं है, पापा को तो मेरे ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं है, अरे मम्मी का समय था अलग, मम्मी कॉलेज गई नहीं है, इसलिए मम्मी को कॉलेज के समय के अंदर 22 साल की उम्र के अंदर किसी लड़के से मम्मी ने बात नहीं की। अब हम कॉलेज जाते हैं, किसी लड़के से नॉर्मली भी कोई सामान्य से भी बात करते हैं तो मम्मी को क्या लगता है, बुरा नहीं, बोलो क्या लगता है, शंका की, डाउट की दृष्टि से लगता है। ऐसी कितनी सारी शिकायतें ये नीचे की जनरेशन के अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए, मम्मी पापा हमको समझ ही पा रहे और फिर उनको लगता है कि हमको ये फ्रेंड अच्छे से समझता है, सीधा मोड़ कहां जाता है, लव मैरिज यूं नहीं होते हैं, लव मैरिज यूं ही नहीं होते। लव मैरिज के अंदर बच्चों की जितनी गलतियां है ना, उससे कई गुना ज्यादा गलती बच्चों के परिवार की है, माँ बाप की है। जो प्यार घर से मिलना चाहिए था, जो स्नेह, जो वात्सल्य, जो टाइम का भोग घर से मिलना चाहिए था, आपने मात्र सीआईडी की वॉच रखी है। सीआईडी की वॉच रखने से बच्चा कंट्रोल में नहीं रहेगा। सीआईडी बनोगे ना तो ये बच्चा क्या हो जाएंगे, दबी हुई स्प्रिंग के जैसे बनेंगे। समझते हो, अंगूठे से स्प्रिंग को दबा के रखोगे क्या होगा, तब तक तो दबी हुई रहेगी जब तक आपका अंगूठा माथे है, लेकिन जिस दिन ये अंगूठा जो छूटा ना, स्प्रिंग क्या हो जाएगी, उड़ेगी नहीं, डबल जोश के साथ में उछले। यहाँ इतने भी वहमीले, इतने भी शंकाशील मत बनो। बड़ों को कहता हूं, जो यदि आपको जनरेशन गैप कम करना है तो आपको आपके छोटों के प्रति मित्रतापूर्ण फ्रेंडली व्यवहार करना पड़ेगा। टॉर्चरिंग नहीं, डांटना नहीं, हाथ उठाना नहीं, उनको समझने की कोशिश करो, प्यार दो, पास में बिठा करके उनकी दिल की बात जानने की, उनके साथ शेयरिंग करने की कोशिश करो। एक छोटी सी बात, समाज की एक सच्चाई कहना चाहता हूं। आज का माहौल यानी लव जिहाद का माहौल है। व्हाट्सएप और मैसेज के माध्यम इतने आगे डेवलप हो चुके हैं। पर्टिकुलरली आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद का जो साउथ के अंदर उनकी जो दृष्टि है, हैदराबाद के ऊपर ज्यादा नजर है, क्योंकि हैदराबाद की जैन समाज की लड़कियां सबसे ज्यादा शिकार लव जिहाद का बन रही हैं। अब मैं आपको एक समाज को छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा। मान लो आपकी लड़की को ऐसे कोई एसएमएस आते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन उनके मोबाइल पे ऐसे डबल मीनिंग वाले अश्लील मैसेज आते हैं। आपके घर का माहौल क्या इतना स्वस्थ है, आप इतने उनसे फ्रेंडली हो कि आपकी बच्चे उसको मोबाइल में आने वाले किसी अननोन पर्सन के जो मैसेज हैं वो खुल करके पापा के साथ में, मम्मी के साथ शेयर कर सके, ऐसा अपने घर में माहौल रखा है? और यदि जो नहीं है तो संपूर्ण समाज के लिए एक सबसे बड़ा गंभीरता भरा
चिंतन का विषय है। आज किसी के घर में हुआ है, किसी के साथ हुआ है, पानी का रेला कब आपके घर में आ जाएगा पता चलेगा। और जब आग लगेगी ना तब कुआं खोदने के लिए मत जाना। अभी से घर में माहौल ऐसा करो, जनरेशन गैप कम करो, स्वस्थता पूर्वक बातचीत ऐसी होनी चाहिए, अपनापन का भाव लगना चाहिए। ओपनली शेयरिंग, मम्मी से पापा से ओपनली शेयरिंग हो सके, ऐसी बातें घर में हो सके, ऐसा एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट होना चाहिए। जो मैं बात बड़ों के लिए कहता हूं तो छोटों को भी टिप्स देना चाहता हूं। पहले नंबर में तो झूठ बोलने जैसा कभी भी नहीं, किसी के पास भी नहीं। लेकिन मान लो इतनी आपकी डेयरिंग नहीं, इतनी आपकी ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेहरबानी करके कोई भी बात को, जनरेशन गैप जो कम करना है, अपना विषय आज का है जनरेशन गैप, और इसको कम करना है तो कम से कम अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, अपने बड़े भाई बहनों से तो कोई बात छुपानी, तो ही आपका जनरेशन गैप कम हो जाएगा। जनरेशन गैप कम करने के लिए पहला पॉइंट छोटे लोगों के लिए बता रहा हूं, उनको एडवाइस दे कि झूठ बोलना नहीं, लेकिन कम से कम माँ बाप के पास तो बिल्कुल ही बोलना नहीं। जो बात रहे वे सच सच बोल दे। होता क्या है पता है, आपका एक बार का बोला हुआ झूठ आपके माँ बाप के दिमाग में आपके लिए अविश्वास का कारण बन जाता है, और फिर माँ बाप की और बच्चों की दूरियां बढ़ती जाती। जैसे कि एक एग्जांपल की बात बता दो, आपको आपके फ्रेंड सर्कल के साथ में पिक्चर देखने के लिए जाना है, घर में बात की, घर वालों ने मना कर दिया, और घर वालों ने मना कर दिया, जाना तो वही है, तो कॉलेज के अंदर बंक करके, कॉलेज में से बीच में से निकल करके, और मम्मी को, घर वालों को मैसेज कर दिया मैं उस फ्रेंड के पास में, उस सहेली के घर पे गई हूं, इतने बजे आ जाऊं। झूठ बोलना पड़ा, ठीक है, उस समय झूठ बोल दिया, किसी को पता ना चला, घर वालों ने माना, वहां गई होगी 2 बार 3 बार 4 बार, और ऐसी घटना होते गए। और मान लो न करे नारायण, और एक बार पकड़ में आ गए, एक बार पकड़ में आ गए, और जब झूठ का खुलासा मांगने में आता है ना तो कितने बहाने निकालने पड़ते हैं, 100 बहाने। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोला, अरे वो तो ऐसा था, अरे एक्चुअली तो मुझे ऐसा करना था, अरे नहीं मैं तो ये करना चाहती थी, मैं ये करना, और इससे एक झूठ को छुपाने के लिए कितना 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 झूठ बोलना पड़े। और आप जैसे जैसे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जाओ, आपके माँ बाप के नजर के अंदर आपका स्थान क्या होते जाएगा, नीचे और नीचे, अविश्वास का कारण बन जाओगे। ये मेरा बेटे का स्वभाव ही ऐसा है, ये तो बात बात में झूठ बोलता है, इसकी बात का भरोसा करने जैसा। और धीरे धीरे माँ बाप और बच्चों के बीच में क्या बढ़ते जाएगा। मेहरबानी करना, कम से कम अपने पेरेंट्स से कोई बात छुपाना नहीं, उनके पास में बैठ करके सारी बात शेयर कर लेना। दूसरे नंबर के अंदर, घर के अंदर जनरेशन गैप जो कम करना है, तो दूसरा और मजेदार पॉइंट बता रहा हूं, घर के छोटे छोटे कामों के अंदर आप हिस्सा लेते सीखो। घर के जो छोटे छोटे काम, वो छोटे छोटे काम खाली मम्मी अकेली करे कि पापा के काम पापा अकेले करे, ऐसा नहीं। बेटा अकाउंट्स आता है, कौन पास है, एमबीए किया हुआ है बेटा ने, पापा रात को दुकान से आकर के अकाउंट्स कर रहे हैं तो पापा को थोड़ी सी हेल्प कर दो। घर में मम्मी खाना बना रही है, आपको छुट्टी है, थोड़ी सी अनुकूलता है, मम्मी आज सुस्ती लग रही है, मम्मी का आज कमर दुख रही है, पैर दुख रहे हैं, तो आपने जरा उनको, मम्मी को हेल्प कर दे। छोटे छोटे काम में भी जब आप घर वालों के सहायता में, बड़े बड़े काम नहीं बोल रहा, छोटे छोटे, तो छोटे छोटे काम भी जब दिल से आप अपने घर वालों को साथ देने के लिए करोगे, ऑटोमेटिक उनके मन में आपके प्रति क्या भाव जगेगा, विश्वास का, श्रद्धा का, एक सम्मान का भाव जगेगा। नहीं, मेरा लड़का अच्छा है, मुझे हेल्पफुल है, मेरी लड़की अच्छी है, मुझे मदद करती है, और धीरे धीरे दिलों की दूरियां कम होगी, धीरे धीरे नजदीकी बढ़ते जाएंगे। और आखिरी बात, समय को देखते हुए इतनी सी कहनी है, बड़े बुजुर्गों के पास में आधा घंटा बैठ करके उनका जो अनुभव ज्ञान है ना, उनका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेते सीखो। व्यवहारिक शिक्षा जो
ज्ञान आपको नहीं दे सकती है, वो किसी बड़े बुजुर्गों का, दादा दादी का, मम्मी पापा का अनुभव जो है, वो अनुभव के अंदर जो सिखा देंगे, वो एमबीए की, सीए के, सीएस की, इंजीनियरिंग की डिग्रियों से कई गुना ज्यादा उनका नॉलेज रहेगा। अपने माँ बाप डिग्री लेने के लिए कॉलेज में नहीं गए थे, फिर भी अपने से ज्यादा होशियार थे। एक छोटी सी बात कर दो और वो बात करके वाणी को यहाँ विराम दो। एक लड़के 21-22 साल के सब्जी लेने के लिए मार्केट में गए, शाक मार्केट के अंदर, सब्जी की मार्केट के अंदर सब्जी लेने के लिए गए। सब्जी बेचने वाली भाई और वो चॉइस कर रही है, लड़के मुझे क्या क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, पत्ता गोभी चाहिए, ये लेना है, ये लेना है, कद्दू लेना है, और जो जो चाहिए तो उसने बता दिया। और भाई एक एक चीज माप तोल करके उसको दे रही, और वो साथ में थैली लेकर के आई। आजकल तो लड़कियां थैली नहीं लेके जाती, लेकिन वो थोड़ी बहुत तो समझदार थी कि साथ में अपने थैली लेकर के आई थी। और उस सब्जी वाले को कहा इसमें डाल टमाटर, तो उसने टमाटर डाल के, फिर उसने कहा कि इसमें डाल पत्ता गोभी, तो उसने पत्ता गोभी डाल के, फिर उसने कहा कि इसमें कद्दू डाल, तो उसने बड़ा सा कद्दू उसमें डाल के दिया। और जैसे ही कद्दू डाला, ये सब्जी वाली बाई बोलने लगे कि बहन जी आप बीकॉम पढ़े लिखे लगते हो। क्या लगते हो आप? बीकॉम पास लगते हो। वो लड़की को लगा कि ये भाई को, सब्जी वाली भाई को, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं एजुकेटेड हूं, ये भाई को कैसे पता चला? तो भाई कहने लगे वो तो आपने पहले नीचे टमाटर लिया और ऊपर कद्दू लिया ना, उसमें से हम समझ गए। तो व्यवहारिक ज्ञान अलग है। अपने यहाँ कहावत थी, भण्या पण, हाँ भण्या पण घण्या नहीं, बड़ों से अनुभव ज्ञान लो। और अनुभव ज्ञान जो रहेगा तो जिंदगी के अंदर बहुत बहुत कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, उसमें से रास्ता कैसे निकालना आपको नहीं पता है, बड़ों को पता है। और उन्होंने दिवाली देखी है आपसे ज्यादा, और उनका जो अनुभव आपसे कई गुना ज्यादा है। जो ये शेयरिंग करते जाएंगे तो जिंदगी के अंदर कभी किसी मोड़ पर अपनी गाड़ी अटकेगी नहीं, और मस्ती से और आनंद से अपना जीवन व्यतीत हो जाएगा।